नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स में काफी अहम टॉपिक है ये, तो चलिए समझते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके सामने हम लेके आना चाहते हैं वो है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे आईयूपीएसी ने परिभाषित किया था और इस पे प्रेशर की वैल्यू होती है 0.987 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। और जो आइडियल गैस की वॉल्यूम होती है वो होती है 22.7 लीटर, आइडियल गैस की वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एनटीपी को हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और इसको भी आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, उसने परिभाषित किया था। एनटीपी पे प्रेशर की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर है 293.15 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। और आइडियल गैसेस जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर, आइडियल गैस की वॉल्यूम। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए, काफी सारे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जरूरत पड़ सकती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसने दी थी? ये 1860 में दी थी ये क्लॉसियस बोल्ट्जमैन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लॉसियस बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। With the help of this theory, different properties of gases like pressure, temperature and energy can be explained. मुख्य जो चीज है थ्योरी से जो क्लियर होती हैं वो है गैसेस की प्रेशर, टेम्परेचर और एनर्जी, इनकी बात की जाती है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट हैं, उन्हें समझते हैं जरा। पहला पोस्टुलेट कहता है ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स फॉर ए गिवन गैस एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। सारी गैसेस मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई हैं। और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स रिजिड और इलास्टिक स्फीयर होते हैं, ये अजम्पशन है। आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट मतलब एक ही गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, दूसरी गैस के दूसरे तरीके के होंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, एक जैसे दिख रहे हैं स्फीयर। और जो स्काई ब्लू है वो हाइड्रोजन के, वो एक जैसे दिख रहे हैं। और ग्रीन जो है वो कार्बन के हैं, और जो डार्क ब्लू है वो नाइट्रोजन के हैं। तो सब स्फीयर एक ही गैस के आइडेंटिकल है, दूसरी गैसेस के अलग अलग है। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसकी तुलना में मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस मोशन। बेहतर होगा कि हम इसको कंटीन्यूअस मोशन कहने के बजाय कंटीन्यूअस रैंडम मोशन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। तो गैस के मॉलिक्यूल लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? दे आर मूविंग विद ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल द डायरेक्शंस। वो सारी दिशाओं में हर संभव वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मतलब किसी की वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड भी है और किसी की वेलोसिटी 0.001 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। मतलब सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। इस रैंडम मोशन के दौरान मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से भी टकराते हैं और जो कंटेनर है उसकी दीवारों से भी टकराते हैं। इस कारण से वो प्रेशर भी लगाते हैं। ड्यूरिंग कॉलिजन देयर वेलोसिटीज आल्सो चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल इन डायरेक्शन। कॉलिजन के दौरान उनकी वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में चेंज होती रहती हैं। बिल्कुल टक्कर होगी तो चेंज नहीं होंगी वेलोसिटी। All the molecular collisions are perfectly elastic and there are no forces of attraction or repulsion between the molecules. जितने भी मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन हैं वो पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता। ये है अज्यूम्पशन। इलास्टिक कॉलिजन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बच्चे नहीं जानते हैं ये मैकेनिक्स की बात है। इलास्टिक कॉलिजन ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम तो हर प्रकार के कॉलिजन में कंजर्व रहता ही है, चाहे वो इलास्टिक कॉलिजन हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, राइट। और इलास्टिक कॉलिजन में एक और चीज रहती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये सी ने आई करवाया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नहीं पढ़ा हो तो मैकेनिक्स वाले क्लास में आपको इसकी चर्चा कराएंगे हम। इसकी वैल्यू होती है 1, इसके लिए परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन के लिए। छठवा, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रेक्टल लीनियर। मतलब दो कॉलिजन के बीच में जो पाथ होता है वो कैसा होता है? लीनियर पाथ होता है, पैराबोलिक नहीं होता, हाइपरबोलिक नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ एंड डिनोटेड बाय लैम्डा। और दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ और लैम्डा से नोट करते हैं। अपने समझने में हम मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है पहली वाली वो है, सपोज कर देते हैं हम, सपोज ये है 10 सेंटीमीटर, सपोज कर दिया, हालांकि mm कर दे लो, 10 mm, ये है 11 mm,
ये है 12 mm, हालांकि mm में भी नहीं रहती और कम होती है। तो एवरेज कितना आ जाएगा इनका, 11 mm आ जाएगा। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और लैम्डा से नोट करते हैं इसको। mm में भी नहीं रहता, इससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। The collisions are almost instantaneous. It means time taken in collision is almost negligible in comparison to relaxation time of molecules. जो collisions होते हैं वो कैसे होते हैं, instantaneous होते हैं। instantaneous मतलब तत्क्षण, इनमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। और जो मतलब टाइम जो लग रहा है collision के बीच में वो almost negligible टाइम है। Despite molecular collisions, density of gases remains unaffected. Molecular collisions के बावजूद भी गैसेस की जो डेंसिटी है वो प्रभावित नहीं होती collisions से, वो अनअफेक्टेड रहती है। अब आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने 1662 में काफी अहम लॉ दिया, और काइनेटिक थ्योरी आई कब, बॉयल्स ने दिया ये लॉ 1662 में, और काइनेटिक थ्योरी लगभग कब आई, 1860 के दशक में आई, 200 साल बाद आई। दिस इज फंडामेंटल गैस लॉ विच वाज डिस्कवर्ड बाय एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल इन 1662। क्या कहता है बॉयल्स लॉ जरा, ये कहता है इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर। मतलब सीधे शब्दों में वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट होता है। किसके लिए, गैस के लिए, किसी गैस के लिए। या देखिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर हम इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। Where K is constant of proportionality, its value depend on mass and temperature of gas. इसकी वैल्यू K की डिपेंड करती है किस पे, मास और टेम्परेचर ऑफ गैस पे, ये कांस्टेंट है। अगर हम ग्राफ बनाए PV के बीच में तो आप देख रहे हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर P बढ़ेगा तो V घटेगा, V बढ़ेगा तो P घटेगा, वो दिख रहा है हमें यहाँ पे, V बढ़ रहा है, P घट रहा है। अगर हम ग्राफ बनाए किसके बीच में, P एवं 1/V के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है हमें, y इज इक्वल टू mx। y की जगह यहाँ पे P है, और m जो कांस्टेंट होता है उसकी यहाँ k है, और x की जगह 1/v है। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है। तो निश्चित तौर पे P और 1/v के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो भी ऐसी लाइन का होगा जो ओरिजिन से गुजरती है। अब है चार्ल्स लॉ, ये आया लगभग 125 साल बाद। दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट अलेक्जेंडर चार्ल्स इन ईयर 1787। वो कब आया, 1662। ये कब आया, 1787। This law gives relationship between volume and temperature of a gas at constant pressure. पिछले केस में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर, यहाँ क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। और रिलेशन किसके बीच में, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। इसके लिए, किसी गैस के लिए। क्या कहता है ये, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, मास भी कांस्टेंट हो, increases or decreases by 1/273.15 its volume at 0 degree Celsius for each per degree Celsius rise or fall of temperature. ये अगली स्टेप में आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, लेट V नॉट मान लिया हमने, वॉल्यूम कहाँ पे इसकी, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो भी गैस दी हुई है उसकी वॉल्यूम है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप 1 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं तो V1 कितना हो जाएगा, V नॉट प्लस V नॉट का 1/273 गुना बढ़ जाएगी वॉल्यूम। अगर 2 डिग्री बढ़ाते तो यहाँ 2 आ जाता, 3 बढ़ाते तो 3 आ जाता, T बढ़ाते तो T आ जाता। मतलब अगर आप 1 डिग्री बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो माइनस आ जाता। अब वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री है तो यहाँ 2 आ गया। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं ना, V नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ V नॉट अपॉन 273.15। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, V नॉट को कॉमन लेके लिख दिया, एक इस पे V2 पे, ऐसे V3 मिल गई यहाँ पे। ऐसे किसी टेम्परेचर T में मिल जाएगा, T पे क्या मिल जाएगा, यहाँ स्मॉल T रख जाएगा। और जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये स्थिति बन गई। और इस ऊपर वाले को हम बोलने वाले T, नीचे वाले को बोलने वाले T नॉट। ये देखिए T नॉट एंड T आर द टेम्परेचर्स ऑन केल्विन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड 3 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में T नॉट लिखा हमने नीचे वाले को, और ऊपर वाले को लिखा हमने कैपिटल T। तो कैसा बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा इस तरह से, Vt बराबर V नॉट अपॉन T अपॉन T नॉट, यानी V अपॉन T बराबर कांस्टेंट, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है तब। ये कहता है हमारा बॉयल्स लॉ। अब एक ये सॉरी चार्ल्स लॉ, ये कहता है चार्ल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आप देखिए, आप जो चार्ल्स लॉ, राइट, अगर आप लाइन बनाएंगे, मान लीजिए ये गैस सपोज ऑक्सीजन के लिए, ये सपोज हाइड्रोजन के लिए, सपोज नाइट्रोजन के लिए, तो लीनियर आएगी लाइन, किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है।
ठीक है, चार्ल्स लॉ है ना। गेल-लुजाक्स लॉ, तो गेल-लुजाक्स लॉ बहुत मिलता जुलता है किससे, चार्ल्स लॉ से। जहां इसमें वॉल्यूम था वहां इसमें क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब, ऐसा कहता है ये। दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट गेलुजाक इन ईयर 1808। ये लॉ हुआ कितने साल बाद आया, 21 साल बाद आया, 1787 के बाद। दिस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले में क्या कांस्टेंट रहा हुआ, सबसे पहले बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट हुआ था टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट हुआ था, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट हुआ था, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट हुआ था प्रेशर। यहाँ क्या कांस्टेंट है, यहाँ क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन पढ़ने वाले हैं, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जो भाषा उसमें लिखी हुई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। अगर हमने माना पी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ गिवन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री पे कितना हो जाएगा ये, पी नॉट प्लस पी नॉट का 1/273 गुना इसमें जुड़ गया, तो ये स्थिति आ गई। बिल्कुल पिछले वाले जैसे मिलता जुलता है ये। तो टू डिग्री पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 3 डिग्री पे कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। एकदम मिलता जुलता है ये। तो टी डिग्री पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ टी आ जाएगा। अगर टी डिग्री की हम बात करेंगे तो इस जगह पे यहाँ टी आ जाएगा। और ऐसे ही हमने इसमें चेंज किए तो फाइनली हमारे सामने ये आया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो हमारे पास सबसे पहले आया बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर आया चार्ल्स लॉ, वहां पे क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर आया गेल-लुजाक्स लॉ, जिसने क्या कहा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम तीनों को मिला दें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी। ये जो कांस्टेंट होता है ये होता है एन आर, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अभी हमने देखा पीवी इज इक्वल टू सी टी आ गया था। तो ये जो सी होता है ये होता है एन इंटू आर। एन क्या है, आर क्या है, देख लेते हैं आगे। आइडियल गैस इक्वेशन, ये इक्वेशन कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल, आर यू को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये आपको हर गैस के लिए सेम रहती है। कितनी रहती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी, बिल्कुल याद रखनी होगी। हमने यहाँ पे चेंज किया, क्या चेंज किया आप देखिए इस इक्वेशन में, Na का मल्टीप्लाई कर दिया, Na का भाग दे दिया। Na हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर को, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 1023। तो ये जो स्थिति थी हमारे सामने, क्या स्थिति थी, एन आर यू टी। हमने चेंज किया, क्या चेंज किया, Na एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर से भाग दिया। तो होगा क्या, एक्चुअल में होगा ये पीवी इक्वल टू एन एन ए, और इसे आर यू बटे एन ए को एक कांस्टेंट बोलते हैं के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस तरह बन जाएगी इक्वेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एन ए के बी टी। के बी क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। आइडियल गैस इक्वेशन में जो एन है, नंबर ऑफ मोल है, वो क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ ए गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। किसी गैस का कितना मास दिया हुआ है अपॉन कितने मॉलिक्यूलर मास होता है, ये देता है नंबर ऑफ मोल्स। तब हमने क्या किया, कई बार ये बच्चे पूछते भी है पीवी इक्वल टू एनआरटी की पीवी इक्वल टू एमआरटी क्या सही है, तो वो चीज आपको यहाँ क्लियर होने वाली है। हमने क्या किया, इसमें पीवी इक्वल टू एन आर यू टी में एन की वैल्यू रख दी। एन की वैल्यू क्या होती है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पीवी इक्वल टू स्मॉल एम आर यू बटे एम इंटू टी। आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मोलर मास, इसे हम बोलते हैं करेक्टर से गैस कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू एमआरटी भी होती है और एनआरटी भी होती है, दोनों होती है, लेकिन दोनों के आर अलग अलग होते हैं, दोनों के आर अलग अलग होते हैं।
तो हमें क्या मिल गया, पीवी इक्वल टू एमआरटी। एम क्या है, मास, आर कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सारी गैसेस के लिए समान है, लेकिन इसकी वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करेंगे, आर यू बटे एम से। आर यू कितना है, 8.314। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32। तो ये वैल्यू मिल गई हमें 0.262 किलोजूल पर केजी केल्विन। ऐसे एयर का है मोलर मास 28.96 ग्राम पर मोल। तो एयर के लिए जो आर आया, आर मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आती है 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन। तो गैस जो एयर के लिए है वो आपको याद रखना पड़ेगा और शांति से आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। अब आते हैं आइडियल गैस। ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन का पालन करती है। ये गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी, सीधी सी बात है, जो इसका पालन करती है वो आइडियल गैस कहलाती है। इन द डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन टू अज्यूम्पशंस आर टेकन। जब डेराइव करते हैं तो कुछ अज्यूम्पशन लिए थे, चर्चा भी की थी हमने। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ये बात हो चुकी है। दूसरा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एग्जिस्ट। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। However, no real gas fulfills these two conditions. कोई भी रियल गैस जो है इन दोनों कंडीशन का पालन नहीं करती है। बिहेवियर ऑफ ए रियल गैस इज डिफरेंट फ्रॉम आइडियल गैस। रियल गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस से अलग होता है। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये बात बड़ी अहम बात है यहाँ पे, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इसको तो आप अंडरलाइन करके याद कर लेना भाई। दीज टू अज्यूम्पशंस आर वैलिड, मतलब कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार कर सकती है, कब, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो तब। Some real gases like hydrogen, nitrogen, helium, oxygen can behave as ideal gas at low pressure and high temperature. कुछ रियल गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ये आइडियल गैस की तरह व्यवहार कर सकती हैं, बशर्ते वो दोनों बातों का पालन हो रहा हो। इन दोनों बातों का, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। अब ये ग्राफ बड़ा शानदार ग्राफ है। ये ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है पीवी अपॉन एनटी। ये देखिए आप इधर, पीवी अपॉन एनटी। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एवं पी के बीच में, तो वैल्यू आनी चाहिए 8.314। लेकिन हमने ये जो तीन दिख रही है आपको, कब दिख रहे हैं, ये रियल गैसेस के कर्व, और यहाँ पे T1, T2, T3 ये टेम्परेचर है। आप यहाँ देखिए T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T3 से। तो अगर T1 सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, तो ये जो कर्व है ये इस रेड लाइन के नजदीक आ रहा है। टेम्परेचर कम कर दिया तो कर्व दूर हो गया, और कर्व कर दिया तो और दूर हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर हाई है तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस की तरह है, रियल गैस का बिहेवियर। और प्रेशर लो है, जितना प्रेशर लो होगा ये कर्व, ये गैसेस का जो कर्व है, ये तीनों कर्व जो दिख रहे हैं आपको, ये इस रेड लाइन के नजदीक पहुंचने लगेगी। तो ये बड़ा अच्छा ग्राफ है, इसको आपको याद होना चाहिए। इसमें बेस्ड आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, हालांकि इसका डेरिवेशन गेट में काम का नहीं है, तो आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम बताएंगे। ये डेरिवेशन जो है JEE लेवल पे काम में आता है, गेट लेवल पे इसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसकी वैल्यू होती है 1/3 रो। रो होता है मास डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, इनटू VRMS स्क्वायर। VRMS मतलब गैसेस की RMS वेलोसिटी, ये याद होना चाहिए डायरेक्ट आपको। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये बड़ी अहम बात है। ये अहम बात क्या कहती है, ये अहम बात ये कहती है कि गैसेस का, ये सीधे जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे आपको पॉइंट बताएंगे कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर आता है। बाकी चीजों को हमने इसके पिछले किया है कि हम जानते हैं कि आपको किस चीज पे जोर देना चाहिए। 2/3 के ही इसे हम ड्राइव कर सकते हैं मैथमेटिकली, और काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 पीवी। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम, तो के बराबर है 3/2 पीवी। पीवी मतलब आरटी, एनआरटी होता है, तो एन कितना हो गया हमारा 1, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये आप देखिए, जो VRMS है वो भी टेम्परेचर का फंक्शन है। ये लास्ट फॉर्मूला आपने, ये बाकी फॉर्मूला डेरिवेशन आपको देखने नहीं देखने। अब 3 टर्म आते हैं, इनकी बस आपको जानकारी भरो, इतना काफी है अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत डिटेल में इनकी जानने की आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये जरूर जानना चाहिए आपको कि इंटरनल एनर्जी होती है गैस की, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये बड़ी अहम पॉइंट है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली।
इंटरनल एनर्जी को हम सामान्यतः कैपिटल यू से नोट करते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, केवल। और ये लॉ दिया था जूल ने, ये लॉ आपको बताना चाहिए, जूल्स लॉ। इंटरनल एनर्जी गैस की जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है गैस के लिए, बाकी आप नॉर्मल बॉडी के लिए नहीं कर सकते हैं सर। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज आप जानते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगी? इट इज डिफाइंड बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेंपरेचर। हम देख चुके हैं गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो सारी वेलोसिटी को जोड़ दो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भाग दे दो, सिंपल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। बहुत छोटे क्लासेस से हम करें v1 + v2 + v3 टेस्ट vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या दे देगा आपको? ये v एवरेज दे देगा। लेकिन अहम बात ये है कि मैक्सवेल ने कर्व दिया था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, वो कर्व कुछ ऐसा था। हालांकि उतना डिटेल आपको जरूरत नहीं है गेट में, जिस चीज की जरूरत है जिस चीज की, उस पर को हम ज्यादा जोर देते हैं, जिसकी नहीं उसको नहीं देते हैं। स्पीड और टेम्परेचर के बीच में दिया था इन्होंने ये, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि जो वी आर एम एस है, वो जो वी एवरेज वेलोसिटी है, वो टेम्परेचर फंक्शन है, ये 8RT/πm। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। पाई तो पाई है। एम क्या है? मोलर मास। मतलब वी टेम्परेचर का फंक्शन है, वी टेम्परेचर का फंक्शन है। कौन सा वी? ये है एवरेज वेलोसिटी वाला वी। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर तो आपने कहा देखा हुआ है? एसी में पढ़ा हुआ है और मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? पहले तो सारी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, फिर उनको जोड़ दो, एन का भाग दे दो, अंडर रूट ले लो, जिसे हम बोलते हैं आरएमएस स्पीड। तो ज्यादातर केसेस में जब भी हम बोलते हैं स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड नहीं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है उसका मतलब हमेशा। और जो रूट मीन स्क्वायर होती है वो भी मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार उसकी वैल्यू होती है 3RT/m। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एम क्या है? मोलर मास। और टी क्या है? टेम्परेचर। एक और स्पीड आती है, इसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है जरा? इट इज डिफाइंड बाय द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। इसे भी मैक्सवेल ने दिया था और इसकी वैल्यू थी 2RT/m। तो आपने देखा तीनों की तीनों स्पीड जो है, तीनों की तीनों स्पीड वो टेम्परेचर का फंक्शन है। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसका मतलब v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल? ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है। मतलब इंटरनल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, टेम्परेचर की। ये सबसे अहम बात है कि जो टेम्परेचर है वो आपको ये बताता है कि कितनी इंटरनल एनर्जी या कितनी काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स के पास। ये इनके बीच में रिलेशन है, आराम से याद रख सकते हैं हम कि आर वी आर एम एस सबसे बड़ा है, फिर ए से क्या आएगा? वी एवरेज उससे छोटा है, फिर एम से क्या आएगा? मोस्ट प्रोबेबल उससे भी छोटा है। ये रिलेशन आपको याद रहे, ये जो आप गेट के अलावा और कंडीशन देते हैं वहां पे आ सकता है। Thanks for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, then write in the comment section. Don't forget to subscribe my channel. Also check out these cool videos. Press bell icon for the notifications. Jai Hind, Jai Bharat.